तो दोस्तों सबको नमस्कार। आओ सब बढ़िया ज़बरदस्त। आप लोग कैसे हैं? मस्त ज़बरदस्त सुखमय ज़िंदगी चल रही है। चलिए ठीक है। और ये है हिंदी प्रैक्टिस सेट है। हिंदी प्रैक्टिस सेट जैसे हिंदी प्रैक्टिस सेट आता है डेली 2 दिन में आते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं कि लाइक करिए। अगर क्वेश्चन अच्छे लगते हों अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये तो सब कोई बोलता है, लेकिन आपको ये देखना है कि क्वेश्चन कैसे रखे जाते हैं। क्वेश्चन जो है कैसे रखे जाते हैं, क्वेश्चन के लेवल क्या है। क्वेश्चन के लेवल देखने पर भी आप क्या करते हैं, आप जो है अपने दोस्तों को शेयर नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, क्वेश्चन एक लेवल अच्छा होता है आपके प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि हर चैप्टर से क्वेश्चन होते हैं। तो आपका फर्ज इतना तो बनता ही है कि आप तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के शेयर कर सकते हैं। आपका इसमें कुछ जा नहीं रहा है कि आपका भाई पैसा कट रहा है, तो आपको फ्री सेवा है और फ्री आप भी कर रही है। और कमेंट से बताइए कि वीडियो कैसे लगे हैं। ठीक है, आते हैं। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? कन्नौज ए नंबर सही हो जाएगा। मलयालम बी नंबर सही हो जाएगा। ब्रजभाषा सी नंबर सही हो जाएगा। खड़ी बोली डी नंबर सही हो जाएगा। तो द्रविड़ परिवार की भाषा तो तुमने सुना होगा कि भारोपीय भाषा है, द्रविड़ भाषा है और चीनी तिब्बती है, आस्ट्रिक है। तो तुमने ये चारों सुने होंगे। भारोपीय है, सबसे ज़्यादा भारोपीय में है, 70% के ऊपर है। फिर उसके बाद द्रविड़ है, द्रविड़ भाषा 25% तक है। फिर उसके बाद चीनी तिब्बती का आता है, सबसे लास्ट में चीनी तिब्बती का आता है, फिर आस्ट्रिक का आता है। तो जो द्रविड़ है, यही थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि वही द्रविड़ है। जो द्रविड़ आपको मालूम है कि इतने परसेंट द्रविड़ है, तो वही द्रविड़ में क्या है कि द्रविड़ परिवार भाषा कहाँ की भाषा है? ये है दक्षिण भारत की। ये जो दक्षिण भारत है यहाँ की भाषा है द्रविड़। तो अब जो है इनमें से कन्नौजिया कहाँ की है? कन्नौज है, ये यहाँ आता है मतलब पश्चिमी हिंदी में आता है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी आता है। मलयालम है केरल की। तो ये दक्षिण भारत हो गया है। मलयालम हमारा आंसर आ गया है, बी नंबर सही है। मलयालम बी नंबर सही होगा। जो ब्रज भाषा ये भी पश्चिमी हिंदी है, ये भी पश्चिमी हिंदी है। खड़ी बोली ये भी पश्चिमी हिंदी है। तो तीनों जो है कन्नौजी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, ये क्या हैं? ये आते हैं पश्चिमी हिंदी में आते हैं। तो तीनों गलत हो गए। तो हमारा जो मलयालम है वो आता है दक्षिण भारत की भाषा है। और कहाँ की भाषा है? ये है केरल की भाषा है। जैसे दक्षिण भारत में और जो भाषाएं हैं, चलो ठीक है, मलयालम केरल हो गया है। एक कन्नड़ है। कन्नड़ कहाँ की भाषा है? अगर मान लो ऑप्शन में कन्नड़ दे दिया जाए तो कन्नड़ भी एक दक्षिणी भाषा है, प्लस जो है ये कर्नाटक की भाषा है। कर्नाटक में बोली जाने वाली कन्नड़ है। मलयालम तो हो ही गए। और है तेलुगु। तेलुगु कहाँ है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। देखो, लिखने में थोड़ा से इसमें मैनेज करना पड़ता है, इसलिए लिख नहीं पाता हूँ मैं। लेकिन आपको थोड़ा से अगर सुनाई तो देता होगा स्पष्ट, तो चलो ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा लिखता हूँ आपके लिए। ये जो मैंने बोला कन्नड़ है, ये कर्नाटक की भाषा है। फिर आ गया मलयालम। मलयालम कहाँ की है? ये है केरल की भाषा है। उसके बाद है तमिल। तमिल कहाँ की भाषा है? तमिल भाषा है, ये है तमिलनाडु की भाषा है। और तमिलनाडु की भाषा हो गई है तेलुगु। तेलुगु भाषा है, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की भाषा है तेलुगु। तमिल और तेलुगु में अंतर, तमिल है तमिलनाडु की, तेलुगु है तेलंगाना की। तेलंगाना की भाषा है आंध्र प्रदेश वही है जो 1953 में भाषा के आधार पर अलग हुआ था, अलग राज्य बना था भाषा के आधार पर। तो आंध्र प्रदेश वही है। और
जो तेलंगाना है वो 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था तेलंगाना। तो ये उसकी कहानी है। तो आपने सुना होगा, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको, कि जो शास्त्रीय भाषा होती हैं वो 6 हैं। शास्त्रीय भाषा 6 हैं, जिसमें से मैं 4 बता दिया हूँ। 2 है, एक संस्कृत हो गई है, ये उत्तर प्रदेश की है, और उड़िया है, उड़ीसा की। ये संस्कृत भाषा के अंतर्गत ये जितने चारों भाषाएं दक्षिण भारत की हैं, तो इनको मिला करके 6 शास्त्रीय भाषाएं होती हैं। और 6 शास्त्रीय भाषा, ये क्वेश्चन आता है कि ये भाषा कहाँ की, ये शास्त्रीय है कि नहीं है। तो शास्त्रीय वही होता है जो 2000 वर्ष पुरानी है भाषा है, तो 200 वर्ष पुरानी भाषा है, उसको शास्त्रीय भाषा बोलते हैं। तो आपके कितने क्वेश्चन तैयार हो गए? आपके कितने क्वेश्चन तैयार हो गए हैं? बस आपको क्या करना है, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए। तो अब ये तुम्हारा एक क्वेश्चन से हमने कहाँ कहाँ तक चले गए। हमने आपको शास्त्रीय भाषा बोल दिया, और इसमें जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है, उसमें आप पढ़ते होंगे कि जो शास्त्रीय भाषा 6 होती हैं, ये सब आप पढ़ते होंगे। तो हमने जो है इसके साथ हमने रिवीजन करवा दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मलयालम, ये केरल की भाषा है। अब अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण पूछ रहा है, कौन सा है? ए नंबर बा सही है, बी नंबर जा सही है, सी नंबर हा सही है, डी नंबर शा सही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अघोष वर्ण की बात की जा रही है। तो अघोष वर्ण क्या होते हैं? एक होता है आपका ऊष्म संघर्षी। ऊष्म संघर्षी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। ऊष्म संघर्षी में क्या कौन कौन शब्द आते हैं? शा, शितकारी शा आता है, शितकारी शा आता है, और खा आता है, श्रौता शा आता है, और हा आता है। ये शब्द आते हैं ऊष्म संघर्षी में आता है। सबसे अच्छा ट्रिक ये होता है, जैसा अंतःस्थ होता है, अंतःस्थ। तो अंतःस्थ में क्या होता है? अंतःस्थ में या रालावा होता है, या रा लावा। तो आप इसको समझ लीजिएगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये है ऊष्म। जैसे ऊष्म लिखा होता है, आधा खड़खड़वा खा होता है ऊष्म में, तो आप समझ लीजिए जो आधा खड़खड़वा खो होता है वो शा खा शा हमें आता है। शा, सिटकारी शा, फिर खा, खड़कोर खा, फिर शा, फिर हा में आता है। तो इसको बोलते हैं ऊष्म संघर्षी बोलते हैं। तो इसमें आते हैं। तो सा हमारा जो है क्या है? उसमें जो संघर्षी होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अघोष। अघोष और अघोष महाप्राण होगा कि अल्प प्राण होगा, दोनों कंफ्यूजन रहता है कि इसमें क्या होना चाहिए। अघोष होता है कि महाप्राण होता है कि अल्प प्राण होता है। तो इसमें क्या होता है? महाप्राण। अब ये बोलेंगे कि महाप्राण क्यों होता है? देखो, जो कंफ्यूजन है इसको मैं दूर कर रहा हूँ। कंफ्यूजन ये है कि ऊष्म संघर्षी में अघोष तो चलो ठीक है, अघोष ठीक है। अघोष क्यों है? क्योंकि शाह है, शाह है, अघोष ये हो गया है। फिर अल्प प्राण और महाप्राण। महाप्राण इसलिए होगा क्योंकि अघोष है, आ नहीं मिल पाएगा, इसलिए। आपको मैं कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ मैं, कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होना होगा। ये आपका कन्फ्यूजन जो है, ये कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप इसको समझ लीजिएगा ना, एक बार कंसेप्ट को समझ लीजिएगा, तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अघोष और महाप्राण बोलते हैं इसको। तो अघोष के साथ महाप्राण शब्द है, वो है खास शा में, ये है सा। हाँ, अगर उसमें संघर्षी क्वेश्चन हमारा बनता, तो जो है हा, जो है हा आया है, वो हा भी हमारा क्वेश्चन होता, दोनों सही होते। लेकिन उसमें संघर्षी न पूछ करके अघोष वर्ण पूछा है, तो आप कंफ्यूजन पक्का हो जाएंगे। क्योंकि आपने याद किया है कि सा होता है, खा होता है, शा होता है, हा होता है, 4 वर्ण होते हैं। हा इसमें है, इसमें हा भी है। तो हा जो है वो संघोष में आता है। केवल हा जो है वो संघोषी है। संघोष, देखो, ऊष्मी मतलब ऊष्म संघर्षी के अंतर्गत हा आता है, लेकिन वो जो सघोष है उसके अंतर्गत आता है। तो हमारा जो है श नंबर इसलिए यहाँ
भी मतलब हा गलत हो गया है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया है, श नंबर सही है। अगर वीडियो को, चलो ठीक है मैंने बोला, तो आपको धीरे धीरे मान लो स्पीड में नहीं सुनना है कि आप जो है 2x में 1.5x में या मतलब इतने स्पीड में सुनना है कि जहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि जो मैंने बोला है उसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए मैं बार बार उसको बता रहा था कि ये अंतर होता है, अगर समझ लिए अक्षर से तब तो आपकी कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसलिए हा गलत है, बस तो है ही नहीं है, केवल हा और ब में कन्फ्यूजन था। अगर उसमें संघर्षी होता तो दोनों सही होते, इसलिए डी भर सही है। तो आपका डी भर सही हो गया है। तो श सही है, अघोष वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में स्त्रीत्व शब्दों में कौन सी संज्ञा है? ए नंबर जातिवाचक संज्ञा, बी नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी नंबर द्रव्यवाचक संज्ञा, कि डी नंबर भाववाचक संज्ञा। इसमें कौन सही है? स्त्रीत्व में देखो, स्त्री से बना हुआ शब्द है ये, स्त्री से बना हुआ है स्त्रीत्व। जैसे अपना से बना होता है अपनत्व, अपनत्व होता है, अपना से बना होता है अपनत्व होता है। तो इसी तरह जो स्त्री से स्त्रीत्व होता है, नारी से नारीत्व, नारी से नारीत्व होता है। तो इसमें जो त्व है ये एक भाव संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा होती है ये। इसमें एक भाव है, स्त्री एक तो चलो ठीक है, ये तो एक मतलब स्त्री एक क्या हो शब्द हो गया है, उसमें त्व जोड़ करके उसमें भाववाचक हो गए स्त्रीत्व, अपनत्व। इसमें क्या है, ये एक भाववाचक संज्ञा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है, डी नंबर सही है। अच्छा, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? भाई संज्ञा आपको फिर से रिवीजन करवा सकता हूं मैं कि संज्ञा जो है रचना या बनावट के आधार पर और अर्थ के आधार पर अलग अलग होते हैं। तो संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है। तो 5 प्रकार में एक जातिवाचक संज्ञा हो गया है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया है, और एक द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया है, एक भाववाचक संज्ञा हो गया है, एक समूहवाचक संज्ञा हो गया है। एक समूह होता है जिसमें चारों आठों होते हैं, 10 लोग होते हैं, एक समूह बन जाता है वो। तो देखो 4 तो यही हो गए हैं, 5 ये हो गए हैं। देखो आप मतलब क्वेश्चन करने का यही एक तरीका होता है कि आप जो है क्वेश्चन को ये मतलब क्वेश्चन के माध्यम से आपका देखो संज्ञा कंप्लीट हो गया है कि 5 भेद। अब तुम्हारे जैसे मैं भाववाचक संज्ञा तुम्हारा उदाहरण हो गया है, अब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। तो इसी तरह जो चैप्टर होते हैं, चैप्टर रिवाइज हो जाते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? मान लो बोल दिया गया नदी, पहाड़, नदी, पहाड़, चलो ठीक है, ये जातिवाचक संज्ञा है। अगर बोल दिया जाए गंगा, अरावली, गंगा नदी, अरावली पहाड़ियाँ होती हैं। तो हमने स्पेशल, ये तो अंतर है, हमने नदी में कई आती हैं, गंगा नदी आती है, गोदावरी नदी आती है, स्पेशल किसी की बात नहीं की गई है। इसमें गंगा की बात की गई, स्पेशल गंगा नदी है। अगर गोदावरी की बात करते हैं या जो है कावेरी नदी की बात करते हैं, तो ये सब नदियां हैं, स्पेशल नाम लिया गया है। ये एक व्यक्ति वाचक संज्ञा होती है, और ये नदी है, पहाड़ है। कौन सा पहाड़ है? अरावली पहाड़ है, कि विंध्याचल पहाड़े हैं, कि सतपुड़ा रेंज वाले सतपुड़ा रेंज बोलते हैं, सतपुड़ा पहाड़ बोलते हैं। ये अगर स्पेशल बोलते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये अंतर होता है। तो ये मतलब क्वेश्चन करने का हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम ऑप्शन को तोड़ें और उसको समझें। इसलिए कहता हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है क्वेश्चन जो प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन तो मिल ही गए आपको, ये तो तुम कर ही लिए, लेकिन जो तुम्हारे साथ और मैंने बताया, जैसा संज्ञा की परिभाषा मैंने बोल दिया कि मतलब उसके जो प्रकार होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है कि कितने प्रकार होते हैं, ये हो गए हैं। और तुमको जो है इसके साथ उदाहरण के साथ समझा दिया गया है। तो आपका बेनिफिट ही होता है क्वेश्चन करने पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नहीं लंबा वीडियो हो जाएगा, खिंच जाएगा वीडियो ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शब्द में बहुवचन है, उपरोक्त सही विकल्प का चयन कीजिए। भारतीय शब्द में ए नंबर भारतीयों, भारतीयों,
बी नंबर सही है। भारतीय, भारतीय का भारतीय क्या बहुवचन ये हो सकता है कि डी नंबर भारतीयों। तो आपने देखो क्या होता है, जो बहुवचन होते हैं, बहुवचन होते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे नारी का होता है नारियों। तो आपने बड़ी ई का आपने सुना होगा, बड़ी ई का ईयों हो जाता मतलब छोटी ई में, और यहाँ हो जाता है नार या क्या हो जाता है, नारियों हो जाता है ना। तो इसी तरह जो है, जैसा जो है नदियाँ, नदियाँ, जैसा नदी है, नदी शब्द है, तो नदी का जो है, जो बड़ी ई हो जाती है छोटी ई में बदल जाता है और यहाँ हो जाता है तो नदियाँ बन जाता है। नारियाँ है ना, नारी का नारियाँ हो जाता है। तो इसी तरह आपने पढ़ा होगा कि बड़ी ई का छोटी ई और यहाँ में चेंज हो जाता है, लेकिन ये भारतीय है, भारतीय का भारतीयों होता है। भारतीयों होता है कि भारतीयों, भारतीयों होता है। ई देखो छोटी ई नहीं रहेगा, इसमें बड़ी ई ही रहेगा, यों हो जाएगा भारतीयों। ऐसा क्यों? भारतीयों में मतलब इसमें क्यों नहीं लगा है छोटी ई, बड़ी ई क्यों लगा है? क्योंकि ये कि बोध करा रहा है, ये भारत का बोध करा रहा है, इसलिए इसमें बड़ी ई लगा हुआ है। इसमें क्या ये बोध करा रहा है, भारत का बोध करा रहा है, इसलिए जो है इसमें बड़ी ई लगा हुआ है, इसलिए भारतीयों सही हो जाएगा। ये बहुवचन है। जैसे ये बोल दिया जाए माता का बहुवचन क्या होता है, माता, माता का बहुवचन क्या होता है, माता का बहुवचन क्या होता है? तो माता का बहुवचन क्या होता है, माताएं हो जाता है कि माताओं हो जाता है कि माताएं हो जाता है, क्या क्या हो जाता है? आप मतलब जो है कुछ जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपको लिखना चाहिए कि मतलब अगर तुमको आ रहा है तो कॉपी पेन उठा लीजिए और आपको लिखना चाहिए कि माताओं मतलब जो माता होती है उसका बहुवचन क्या होता है। माताएं होता है कि माताओं होता है कि माताएं होती हैं, ए होता है माताएं कि माताएं होती हैं। तो आपको लिखना चाहिए, फिर उसके बाद तो हमारा आंसर क्या होता है, माताएं। तो माताएं तो लास्ट में कंफ्यूजन होता है, तो माताएं ए में एक ए मतलब होता है, जो ए में उसके ऊपर एक डंडी होती है, माताएं लिखते हैं। जैसे बहन होता है तो बहनें, बहनें होते हैं। जैसे बालिका होता है, बड़का है बालिका, तो बालिकाएं, बालिकाएं, ठीक है ना। लेकिन बालिकाएं में माताएं में अंतर है, ये अंतर है। जैसे घोड़ा, घोड़ा में क्या होता है, घोड़ा का घोड़े होता है, घोड़े नहीं होता है। आपने सोचा कि जैसे माता है तो घोड़ा है, तो मतलब जो है माता में माताएं हो जाता है, लेकिन घोड़ा में घोड़े हो जाता है, लेकिन वो अलग अलग है। ठीक, तो ये कुछ जो है उदाहरण थे। अगर आपने पेन कॉपी लिया होगा तो आपने अगर मैंने जो बोले हैं तो अगर तुमको आ रहे होंगे क्वेश्चन, तो आपने जब फट से लिख लिया होगा कि माता क्या हो जाएगा बहुवचन, घोड़ा क्या हो जाएगा, बालक क्या हो जाएगा, इनमें के बहुवचन क्या हो जाएंगे, आपने बहुत जल्दी लिखा होगा। नहीं तो फिर वो तो सुना ही है कि हमने क्या बताया है। अगला क्वेश्चन है, यह लड़का बहुत पढ़ रहा है वाक्य में सर्वनाम का प्रकार है। ए नंबर निजवाचक सर्वनाम, बी नंबर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी नंबर निश्चयवाचक सर्वनाम, डी नंबर प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यह लड़का बहुत पढ़ रहा है, तो इसमें क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, यह, वह लड़का आया था, यह लड़का बहुत पढ़ रहा है, तो यह वह किस में आता है, ये निजवाचक संज्ञा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। हमारे जो है ये नंबर सही है। अनिश्चित, कोई उसको मार गया, कुछ उसको कहा, कोई कुछ का मतलब कोई उसको मार गया, कोई मिलने आया था। तो कोई जो शब्द होता है ये अनिश्चित वाचक होते हैं। हाँ, देखो कन्फ्यूजन हो गया, ये निश्चयवाचक होता है, ये निज है, जैसा होता है आप। तो
आप जो है जो निश्चयवाचक है, जो मैं स्टार्टिंग बताया था वो गलती से था। ये जो है निश्चयवाचक में मैंने बता दिया था कि यह लड़का जो है ये निश्चयवाचक का उदाहरण है, और ये लड़का जो मैंने बताया था वो निश्चयवाचक था, वो गलती से मैंने निजवाचक को व्याख्या कर दिया था। प्रश्नवाचक में क्या, कब, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। निश्चयवाचक होता है, निश्चयवाचक में यह वह शब्द आते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीक्ष्ण शब्द है। तीक्ष्ण शब्द क्या है, ए नंबर संज्ञा है, बी नंबर सर्वनाम है, सी नंबर विशेषण है, डी नंबर ये है विशेष। तो इसमें से क्या हो जाएगा, तीक्ष्ण मतलब क्या होता है, तीक्ष्ण एक संस्कृत शब्द है, संस्कृत मतलब तत्सम रूप है, तत्सम रूप है ये। तीक्ष्ण मतलब होता तेज, कहीं तेज दिमाग का आदमी है, तेज दिमाग का है। तो ये क्या है, एक विशेषण है। अगर दिमाग इसमें बहुत तेज बुद्धि वाला लड़का है, अगर बुद्धि आ जाती, तो अगर बुद्धि की बात की जाती तेज धीम, तो बुद्धि की बात करते हैं, ये एक विशेष होता, ये क्या होता, विशेष होता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर सही है, ये एक विशेषण है। तीक्ष्ण शब्द क्या है, एक विशेषण है। संज्ञा तो बता दिया, सर्वनाम भी आपके क्वेश्चन हो गए हैं, आपके विशेषण भी हो गया। देखो संज्ञा सर्वनाम विशेषण तीनों चैप्टर आपके रिवीजन हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है, ए नंबर पूर्वकालिक क्रिया, बी नंबर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, बी नंबर सही है। संयुक्त क्रिया, सी नंबर सही है। अपूर्ण क्रिया, डी नंबर सही है। अपूर्ण क्रिया तो होगी नहीं। हमारे तीन ऑप्शन बचे हैं, तो पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया है। तो पूर्व के लिए क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया होता है कि हमने वो काम करके, मतलब एक क्रिया, मतलब एक काम करके दूसरे क्रिया जब प्रारंभ करते हैं उसको बोलते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे ये बोल दिया जाए कि राम भोजन करके सो गया, तो हम ये बोल दिया जाए कि राम भोजन करके सो गया है, तो एक काम क्या हो गया हमारा, एक क्रिया तो हो गई भोजन करना, कितने वो राम भोजन कर रहा है, तो भोजन करना भी एक क्या होता है, एक क्रिया होती है, भोजन करना, भोजन कर रहा है राम। तो अगर केवल ये बोल दिया जाता कि राम भोजन कर रहा है, तो एक क्रिया ये हो जाता। तो इसलिए ये भोजन करके फिर सो गया, मतलब एक क्रिया है ना, इसलिए कहते हैं जो पूर्वकालिक क्रिया होती है कि पूर्व में पहले क्रिया को करके दूसरा क्रिया संपन्न करवा रहा है, उसको बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। ये तो मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है, तो इसमें कोई तो पूर्वकालिक क्रिया नहीं है, तो ए नंबर गलत हो गया है। अब आते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि इसमें प्रेरणार्थक क्रिया ही इसका सही है, क्योंकि लिख से लिखवाना होता है। जैसा, अच्छा हाँ, लिखवाना और लिखवाता में अंतर होता है। लिखवाना में जैसे होता है गरियाना, लिखवाना गाली से गाली होती है, गाली से गरियाना, ये लिखवाना होता है। तो ये भी एक क्या है, ये एक प्रेरणार्थक क्रिया के ही पार्ट में आते हैं, तीनों एक भेद होते हैं। तो इसमें जो है ये जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ये होते हैं सोहन से पत्र लिखवाता है, ये हो जाएगा बी नंबर सही है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहन सोहन को बहुत पीटा था, इस वाक्य की पहचान करिए। ए नंबर सामान्यभूत, बी नंबर पूर्णभूत सही है, कि सी नंबर आसन्नभूत सही है, कि डी नंबर अपूर्णभूत सही है। तो मोहन सोहन को बहुत पीटा था कि बहुत, अगर मान लो ये बोल दिया जाता पीट रहा था, पीट रहा था, पीट चुका था, पीटता है,
देखो पीटता है, पीट चुका है, देखो कितना अंतर हो गया। तो आपको समझ लो इसमें पूरे आ गया। अगर आप वाक्य प्रयोग कर रहे हैं तो पीटा था तो ये तो पूर्ण हो गया, पूर्ण भूत हो गया। अच्छा समान भूत क्या होता है? वो पीट रहा है ना। अभी तो वो जो है ये काम कर रहा है, वो करता है। मान लो वो पीटा है ना, वो हाँ राम सोहन को पीटा, ये तुम्हारा जो है समान भूत हो गया है। अच्छा आसन क्या होता है? आसन भूत क्या होता है? आसन भूत होता है और पूर्ण वर्तमान हो जाता है। तो इसका उदाहरण एक अलग होता है कि क्या बोलते हैं, अगर बोल दिया जाए कि मोहन सोहन को पीटता है। क्या कर रहा है? मोहन सोहन को पीटता है, तो ये हो जाएगा आसन बोलते हैं, आसन भूत के उदाहरण हो जाएगा। अपूर्ण क्या होता है? अपूर्ण भूत क्या क्या होता है? अपूर्ण भूत होता है कि मोहन सोहन को पीट रहा था, अभी पीट रहा था, पीट पीट रहा था, ये हो जाएगा अभी पीट चुका नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है, पीट रहा था, इसलिए जो है पीट रहा था। अब चुका है तो ये हो जाएगा फिर वर्तमान काल में आ जाएगा चुका है। ये पीट रहा था तो ये हो जाएगा अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए अपूर्ण भूत हो जाएगा, पीट रहा था। तो हमारा आंसर क्या निकल करके आया है? पूर्ण भूत हो जाएगा, अभी पीटा था। तो ये पूर्ण हो गया है कि पीट चुका है, मतलब चुका नहीं, पीटा था, ये पूर्ण भूत हो गया। बी नंबर सही है। रमेश गांव से दूर रहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक है? सही विकल्प का चयन कीजिए। करण कारक, बी नंबर संबंध कारक सही है, कि सी नंबर अपदान कारक सही है, कि डी नंबर कर्म कारक सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? रमेश गांव से दूर रहता है, गांव से दूर रहता है। तो आप जो है इसमें देखे होंगे कि गांव से दूर रहना, तो हमारा जो है गांव से दूर रहता है, तो इसमें जो है क्या हो जाएगा? इसमें अपदान कारक हो जाएगा, क्योंकि अच्छा अपदान क्यों हो जाएगा? करण कारक क्यों नहीं होगा? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, से या के द्वारा, से के द्वारा नहीं मतलब इससे वो नहीं होता, लेकिन सेंटेंस हम देखना पड़ेगा कि राम गांव से दूर रहता है। तो गांव से दूर रहता है कि एक मतलब इसका अलगाव है, गांव से एक अलगाव है, तो अपदान कारक भी होता है, जिसमें अलगाव होता है उसको अपदान कारक बोलते हैं। संबंध में काकी के नानी ने, कर्म कारक कर्ता ने कर्म को। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया है? हमारा आंसर निकल के आया है अपदान कारक है, गांव से दूर रहता है, अपदान कारक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ससुर का तत्सम शब्द है, उपरोक्त सही का विकल्प कीजिए। तो ससुर होता है तत्सम रूप, कि श्वशुर होता है, कि स्वश्रु होता है, कि ससुर होता है? इसमें गलती हो गई है लिखने में, क्योंकि जो ससुर है, ससुर जो है श्वश्रु तो होता नहीं है, लेकिन श्वशुर होता है। जो सिटकारी सा होता है उसको बोलते हैं श्वशुर। जो ससुर का ससुर होता है, जो सिटकारी सा होता है वो होता है। तो ऑप्शन में आप जो है ये ऑप्शन गलत हो गया है, इसको आप बना लीजिएगा, श्वशुर होता है, श्वशुर होता है। तो ससुर लिखते हैं, तो हमारा जो तत्सम रूप है वो श्वशुर होगा, ससुर का। जैसे तत्सम रूप और होते हैं, तद्भव होता है और तत्सम होते हैं। तद्भव और तद्भव क्या होता है? तद्भव ये होते हैं कि ये जो शब्द होते हैं, ये जो ये होते हैं कि इसमें गांव की भाषा होती है, मतलब जो आम जनता बोलती है, आम मतलब कि इसमें, और तत्सम क्या होते हैं? ये संस्कृत की भाषा होती है, उसको बोलते हैं तत्सम, उसको बोलते हैं तत्सम बोलते हैं। जैसे
अगर ये बोल दिया जाए जो क्षेत्र होता है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र एक क्या है, ये तत्सम है कि तद्भव है? क्षेत्र जो है मैंने कहा कि तत्सम है कि तद्भव है, तो ये क्षेत्र जो होता है ये एक तत्सम शब्द है, तो फिर तद्भव क्या हो जाए, खेत। खेत क्या होता है, जैसे हम लोग गांव में नहीं बोलते हैं कि खेत जा रहे हैं, खेत में ये काम है, खेत वो है, तो हमको ये खेत बोलते हैं, गांव घर में बोलते हैं। गांव घर में जो लोग रहते हैं उनको मालूम होगा, इसलिए बोल रहा था मैं कि जो तद्भव है, तत्सम है, जो तत्सम संस्कृत शब्द होते हैं वो हिंदी शब्द होते हैं तद्भव, हिंदी शब्द तद्भव होते हैं, और ये गांव की भाषा भी होती है, इसलिए खेत को क्षेत्र बोलते हैं। ग्रामीण को, ग्रामीण क्या है, ग्रामीण एक तद्भव है कि तत्सम है? ग्रामीण एक, ये एक तत्सम शब्द है, तो फिर जो गांव में क्या बोलते हैं, ग्रामीण को बोलते हैं गंवार। अच्छा, गंवार को जो है लोग एक अलग सेंस ले रखते हैं, एक अलग सेंस में बोलते हैं कि गंवार आदमी है, गांव घर में तो यही है, लेकिन वो सेंस नहीं होता। गंवार मतलब होता है जो ग्रामीण में रहते हैं उसको गंवार बोलते हैं। गंवार एक शब्द ही होता है, ये स्पेशल नहीं होता है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो गंवार होता है, या ये तो गांव घर में बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। उसको क्या बोलते हैं, गंवार बोलते हैं, और उसका जो संस्कृत रूप है वो ग्रामीण होता है। गाय, गाय क्या है, गाय एक तद्भव शब्द है, गो एक तत्सम शब्द है। अच्छा, गर्जन, अब इसमें फंसोगे, गर्जन क्या है, मान लो गा है और जा में उड़नता रा है और ना है, तो फिर क्या करोगे, गर्जन, तो ये एक तत्सम है कि तद्भव है? तो गर्जन क्या है, एक तत्सम शब्द है। अगर गर जन पूरा र लिखा हुआ है, फिर जो है ये एक तद्भव शब्द हो जाएगा। तो आपको कुछ शब्दों के मालूम हो गया है कि ये तत्सम है और ये तद्भव हैं। अगर आप लिखते होंगे तो आपको बहुत कुछ मिला होगा, क्योंकि हर उसमें प्रैक्टिस में अधिकांशतः जो है तत्सम शब्द करवाए जाते हैं तद्भव, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये फंसाता है, मतलब कोई जो पेपर में आते हैं क्वेश्चन वो तद्भव तत्सम से अधिकांशतः आते हैं। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द है, सही विकल्प का चयन कीजिए। आविर्भाव होता है, अनाविर्भाव होता है, ए नंबर सही है, विभाव होता है कि बी नंबर सही है, सी नंबर सही है, आविर्भाव होता है कि तिरोभाव होता है, आविर्भाव होता है, तिरोभाव होता है, डी नंबर सही है, विलोम शब्द डी नंबर सही है। जैसे विलोम शब्द में, जैसे निरर्थक क्या बोलते हैं, निरर्थक, आपने सुना होगा जो निरर्थक है मतलब बिना सार्थ, मतलब हाँ देखो, सार्थक जो होता है, वो विलोम शब्द होता है, निरर्थक का सार्थक होता है, कि हमने बोला कि आपका सार्थक काम हो गया है, कि आपका बहुत अच्छा काम हो गया है, इसलिए बोलते हैं सार्थक का उल्टा निरर्थक। नेक, नेकी, नेकी मतलब अच्छा काम करना, ये भी एक अच्छे उसमें सेंस में है। और नेक का क्या होता है, बद, बद मतलब बेकार होता है, बेकार होता है, बद मतलब, है ना, तो ये होता है। निर्मल जैसे होता है, निर्मल, ये भी एक अच्छे सेंस में होता है, निर्मल। और मलिन, गंदा होता है, मलिन क्या होता है, गंदगी होती है, एक मलिनता होती है, कहीं की आपके दिल में एक मलिनता भरी हुई है, तो वो गंदगी भरी हुई है। आपका जो हृदय है वो हृदय आपका निर्मल है, मतलब स्वच्छ है, उसको बोलते हैं, उस सेंस से बोलते हैं, इसलिए निर्मल का मलिन, नेक का बद होता है। अच्छा, निश्चल का क्या होता है, निश्चल, निश्चल का उल्टा छल होता है। क्यों, छल मतलब क्या होता है, छल मतलब छल कपट से आपको जीता, जैसा आपने सुना होगा महाभारत में, वो जो पांडव कौरव होते हैं, तो कौरव जो है वो छल कपट से ही जीतते हैं, तो छल कपट वही होता है। निश्चल मतलब होता है जो पांडव लोग होते हैं वो निश्चलता गेम खेलते हैं, जो पांचक खेल होता है, तो वो निश्चल होता है, क्या होता है, बिना छल कपट के, उसको बोलते हैं निश्चल। तो इसका आंसर तिरोभाव हो जाएगा, आविर्भाव का विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? ए नंबर आदित्य, ए नंबर क्या है आदित्य, बी नंबर क्या है मारुति, सी नंबर क्या है कृषाणु सही है, डी नंबर क्या है कांता। आप तो मारुति तो जान गए होंगे कि किसका ये पर्यायवाची, आपको इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। आदित्य 11 आपने सुना होगा। तो आपने जिसको भी अगर आपको याद आ गया होगा कि मतलब सूर्य जो आदित्य 11 मिशन है वो लॉन्च किया गया था, तो इसलिए जो है ये सूर्य से सूर्य का ही पर्यायवाची है। तो आदित्य जो है ये है सूर्य का पर्यायवाची। बचे मारुति जो है हनुमान जी की पर्यायवाची है। कृषाणु कांता, कृषाणु किसकी है आग, आग की पर्यायवाची है कृषाणु। कांता ये कांत जो कांत होता है एक कांता होती है। कांत किसको बोलते हैं पति को बोलते हैं, और कांता बोलते हैं पत्नी को। तो ये एक पत्नी की पर्यायवाची हो गई है, पत्नी की पर्यायवाची कांता हो गई है। कृषाणु एक आग की पर्यायवाची हो गई है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है स्वाद सार आनंद में समानार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन से शब्द है? स्वाद सार आनंद, तो इनमें जो है इन जो समानार्थी शब्द है रस का ये समानार्थी शब्द है कि रसाल होता है कि रसा होता है। अच्छा रस क्या होता है? रस आपने सुना होगा श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। तो श्रृंगार वही रस है जिसको हम पढ़ करके सुन करके आनंद का अनुभूत करते हैं, उसको रस बोलते हैं। ये तो परिभाषा हो गई है कि जिसका हम आनंद उठाते हैं उसको बोलते हैं रस। और जो रसाल होता है, रसाल क्या होता है? रसाल होता है जिससे आम होता है, आम में उपस्थित होता है एक रसा, एक रसाल होता है उसमें। मतलब आम क्या होता है, आम है ईख है, तो ये क्या होते हैं? ये रसाल ही तो होते हैं। इसमें रसा मतलब रहता है इसलिए। अच्छा जो रसा होता है वो क्या होता है? रसा होता है वो रस से भरा हुआ होता है, जैसा जूस तो आप पीते हैं वो रस ही है। रसाल आम होता है, कहीं रसीला आम है, तो रसीला आम क्या होता है? आपने ऐड देखा होगा। तो जो रसाल वही है, जो रसीला है वो रसाल ही है। तो इसमें जो आम होता है मैंगो होता है उसका जो ऐड आया करता है, तो वही जो रसीला होता है। तो आम जो है एक रसीला है, लेकिन जो रसा होता है, जैसे तुमने रसा किसका पियोगे? गर्मी में गन्ना का रस पियोगे। तो आप तो गन्ना जो है एक रसाल है, लेकिन जो रसा है वो गन्ना का जो जूस होता है वो रसा होता है, उसको बोलते हैं रसा। तो इसलिए जूस जो होता है जैसे बोलते हैं, एक होता है शोरबा। शोरबा आपने नाम सुना होगा, शोरबा होता है, ये होता है जो तरकाशी का रस होता है उसको बोलते हैं शोरबा। तो इसका आंसर क्या हो गया? रस। जिसका हम आनंद उठाते हैं, स्वाद उठाते हैं, उसको बोलते हैं रस। तो रस का समानार्थी अर्थ क्या हो जाएगा? ये ए नंबर सही हो जाएगा। तो आपको रस और रसाल और रसा में अंतर मालूम हो गया होगा कि क्या होता अंतर। अगला क्वेश्चन है घरे पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा ए नहाना सही है, बी कांपना सही है, सी लज्जित होना सही है, कि डी सर्दी लगना। सर्दी लगना तो बिल्कुल आपको बिल्कुल गलत लगेगा। हाँ कांपना, हाँ हो सकता है आपको कन्फ्यूजन रहे नहाने में और कांपने में। तो नहाना नहीं होता, घड़े मतलब होता है, ये घड़े हो जाएगा, घड़े नहीं है। इसमें जो है गलती हो गई है क्वेश्चन लिखने में। इसमें घड़े पानी पड़ना होता है मुहावरा, घड़े पानी पड़ना मतलब लज्जित होना है, शर्माना जिसको बोलते हैं। क्या होता है? एक शर्माना के अर्थ में होता है कि वो शर्मा गया है, घड़े पानी भर गया है। जैसे घड़े पानी पड़ना मतलब क्या होता है? जैसे एक लड़का है, पेपर दे रहा है, परीक्षा दे रहा है, तो पहली बार तो ये फर्स्ट रैंक ले आया है, लेकिन जब उसका दूसरी बार ये कन्फ्यूजन हो गया है कि ये टॉप कर गया है, तो क्या हो गया है? हाँ अब देखो उदाहरण, जैसे मान लो यूपी पुलिस में कोई फर्स्ट रैंक आया और वो जुगाड़ से हो गया था, जुगाड़ से
हो गया तो उसका फर्स्ट रैंक आ गया है, लेकिन जब दूसरी बार परीक्षा हुई है तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो लोग फिर बोलने लगे कि घड़े पानी पड़ना, वो फिर लज्जित हो जाएगा, शर्मा जाएगा कि बताओ ये हो गया मेरे साथ। तो इसे बोलते हैं कि घड़े पानी पड़ना। घड़े पानी पड़ना यही अर्थ होता है। सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, क्षण भर में नष्ट होने वाला किस शब्द का अर्थ है? ए नंबर छम्मे सही है, बी नंबर क्षणभंगुर सही है, कि सी नंबर क्षिप्र हस्त सही है, कि डी नंबर कुबेर सही है? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? क्षण भर में नष्ट होने वाला। तो क्षण भर में नष्ट होने वाला क्या बोलते हैं? क्षम्य। क्षम्य क्या होता है? क्षमा पाने योग। कहीं क्षमा कर दियो, क्षमा सर, क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, वो क्षम्य होता है। एक संस्कृत रूप होता है ये। क्षणभंगुर मतलब होता है कि क्षण भर में, भंगुर मतलब होता है नष्टता। भंगुर भंगुर आपने सुना होगा, जो ठंडी में होता है, ठंडी होता है, वो कहीं भंगुर हो गया है, मतलब भुंजिया बन गया है, मतलब कि उसका वो बिल्कुल नष्ट ही हो गया है। इसलिए क्षण भर में नष्ट होने वाला, मतलब उसी तुरंत नष्ट होने वाला क्षणभंगुर बोलते हैं। अब ये क्षिप्र हस्त क्या होता है? क्षिप्र हस्त होता है जिसका हाथ बहुत तेजी से चलता हो। जिसका हाथ बहुत तेजी से चलता हो उसको बोलते हैं क्षिप्र वस्त्र। कुबेर वो तो धन देवता जो बोलते ही हैं, धन देवता को बोलते हैं कुबेर, बोलते हैं धन देवता होता है। और क्षिप्र हस्त क्या होता है? जिसका हाथ बहुत तेजी से चलता हो उसको बोलते हैं क्षिप्र हस्त। वो मतलब एक लड़का, मतलब दोनों साथ में जा रहे थे, दो दोस्त थे। एक ने बहुत इतना तेज मारना शुरू कर दिया है, बहुत तेज चल रहा था उसका हाथ, इधर उधर चेक कर रहा था। एक दोस्त जो है दूसरे दोस्त को इतना मारा है कि उसका हाथ रुक ही नहीं रहा था। उसको बोलते हैं क्षिप्रहस्त, मतलब वो बहुत, उसका हाथ बहुत तेज चल रहा था। कई अर्थ हो सकते हैं इसके, ये तो एक उदाहरण देकर मैंने समझाने की कोशिश की है। तो अब ये वीडियो खत्म होता है। आपको नमस्कार। और जो है ये अपने दोस्तों को, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए।